प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के एक और नए अंक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम की विषय वस्तु पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम को आप सुनते हैं मन की बात वाले रविवार के अतिरिक्त हर रविवार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के इस अंक में हम बात करेंगे अपने एक पड़ोसी की। हमारा ये प्रिय पड़ोसी भौगोलिक ना होकर खगोलीय है। यही हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जिसे हम मन भर निहार सकते हैं। गगन के साथ हमारे मानस का भी ये एक अभिन्न अंग है। 3,84,000 किलोमीटर दूर होकर भी वो हमारे इतने पास लगता है कि हमने अपने वेद पुराणों, धार्मिक अनुष्ठानों, व्रत त्योहारों, कविताओं, कहानियों, गीत, उपमाओं, दोहों, कहावतों आदि में उसे नायक का दर्जा दे रखा है। स्नेहपूर्वक हमने उसे मामा का भी पद दे रखा है। आपने इस भूमिका से अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि बात किसकी हो रही है। बिल्कुल सही अनुमान है आपका। बात हो रही है सौरमंडल में 5वें सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह और हमारी पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा की। भारत के लिहाज से देखें तो पिछले वर्ष की 23 अगस्त की तारीख हमारी अंतरिक्ष की यात्रा में एक अहम उपलब्धि लेकर आई। 23 अगस्त 2023 वो तारीख थी जब हमने अपने इस पड़ोसी के द्वार पर अपने एक दूत के माध्यम से दस्तक दी। भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन के हिस्से में ये कामयाबी आई। प्रज्ञान रोवर बना हमारा यांत्रिक दूत, जिसने विक्रम लैंडर की उल्लेखनीय सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्र धरा पर अपने पग रखकर दुनिया को भारत की चंद्र विजय का संदेश दिया। चंद्र सतह के दुष्कर माने जाने वाले दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया और कुल मिलाकर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करने वाले 5 देशों में से एक। प्रज्ञान के इस चंद्र प्रणाम की गौरवशाली उपलब्धि पर ही 23 अगस्त 2024 को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस गौरवशाली उपलब्धि की रोमांचित कर देने वाली स्मृति का ध्वनि चित्र हमारे मानस पर आज भी चस्पा है। We are nearing the final phase of the power descent, going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, People are applauding. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. Let us all wait to hear from the Chairman ISRO, Shri S. Somnath. We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. पिछले वर्ष की जो 23 तारीख थी, 23 अगस्त, वो बहुत महत्वपूर्ण थी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जहाँ तक बात की जाए। और इस वर्ष उसी तारीख को, उसकी स्मृति में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषणा की है कि अब मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में नेशनल स्पेस डे का उल्लेख करते हुए स्पेस सेक्टर में हमारे बढ़ते कदम पर चर्चा की थी। तो थोड़ा सा हम स्मृतियों को रिवाइंड करते हैं और सुनते हैं क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी के भारत में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है। जैसे इस 23 अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने पहला नेशनल स्पेस डे मनाया। मुझे विश्वास है कि आप सबने इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा। एक बार फिर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया होगा। पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी हिस्से में
शिव शक्ति पॉइंट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना। अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था हमारे पिछले मन की बात कार्यक्रम में। तो इसी बात को सूत्र बनाकर अब हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की यात्रा पर एक नज़र डालते हैं और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि अतीत से लेकर अब तक इस कार्यक्रम का क्या रोड मैप था और हमने कितनी उपलब्धि हासिल की है, और जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हम किन संभावनाओं पर बात कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ चर्चा में फ़ोन के माध्यम से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और विशेष रूप से विज्ञान और अंतरिक्ष पत्रकारिता में संलग्न पल्लव बागला जी। पल्लव जी मुख्य रूप से साइंस फोटो जर्नलिस्ट, कम्युनिकेटर और एनडीटीवी में साइंस एडिटर हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका साइंस के लिए आपने काफ़ी लंबे समय तक लेखन कार्य किया है। आपको विज्ञान लेखन के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है और विज्ञान पत्रकारिता के लिए ऑस्कर माने जाने वाला डेविड पर्लमैन पुरस्कार भी। पल्लव जी ने अनेक विज्ञान केंद्रित पुस्तकें भी लिखी हैं और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान लेखक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो पल्लव जी नमस्कार और स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के इस अंक में। नमस्कार जी, पोस्ट बॉक्स 111 और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पल्लव जी, हमने पिछले दिनों अपना पहला नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। पिछली सदी में जो इसरो की स्थापना हुई उसके इतने वर्षों बाद ये अवसर आया है कि हमने किसी खगोलीय पिंड का स्पर्श किया है। हमारी तकनीक और हमारी वैज्ञानिक मेधा का चंद्र स्पर्श है ये। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो 23 अगस्त का दिन बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इससे पहले किसी और देश ने, ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, किसी ने भी दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी थी जी। तो यहाँ लैंड किए, उसका प्रधानमंत्री ने नाम दिया शिव शक्ति, और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब से 23 अगस्त का दिन नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और उसी को लेके 2024 में बहुत ही भव्य तरीके से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नेशनल स्पेस डे को मनाया और आगे का रोड मैप भी बताया। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था और मैं बहुत साल से अंतरिक्ष की रिपोर्टिंग करता आया हूँ जी। कभी मेरी आंख में आंसू नहीं आते, लेकिन उस 23 अगस्त को 6:00 पे जब विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव के करीब बिल्कुल मक्खन की तरह लैंड किया, तब मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे और वो खुशी के आंसू। उस सॉफ्ट लैंडिंग का दृश्य देख करके तो बहुत सारे देशवासियों की आंखों में आंसू आ गए होंगे। पल्लव जी, हमारे जो भारतीय मानस में चंद्रमा की स्थिति कुछ अलग सी ही है। हमारे ग्रंथों में, हमारी पुस्तकों में, हमारे कवियों ने, हमारे शायरों ने चंद्रमा को एक अलग ही आयाम दे दिया है। हमारा चांद आहें भी भरता है, चांद हमसे बातें भी करता है, चांद हरजाई है, संदेशवाहक है, चांद ईद का है, दूज का है, करवा चौथ का है। किसी को चांद का रोशन चेहरा चाहिए तो किसी के लिए चांद पर दाग है, तो कहीं चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चंद्रमा पर ये जो उपलब्धि थी, हमारा जो यांत्रिक दूत था प्रज्ञान रोवर, उसने चहलकदमी की। भारतीय मानस में तो चंद्रमा इतना गहरे तक व्याप्त है और ये निश्चित रूप से आपने जो अभी कहा कि आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो हम उस मंजर की कल्पना कर सकते हैं। हमने इतनी बातें की कि चांद के साथ हमारा गहरा नाता है, तो एक तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम भविष्य में, निकट भविष्य में जिस तरह की प्लानिंग चल रही है, अगर हम चांद पर जाते हैं, हमारा कोई देशवासी जाता है, तो संभवतः चांद भी कहेगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। चांद भी यही कहेगा बहुत देर कर दी। देखिए, हमारे अपने कल्चर में चंद्रमा को या चांद को हम मामा बोलते। जी जी। चंदा मामा। जी जी। और मामा जो होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है जी। वो हर किसी को कुछ ना कुछ खुशी बांटता है। तो चांद जो है वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं हर पहलू से जुड़ा हुआ है। भले ही वो टाइड्स हो ओशन की, उसमें भी चांद का रोल है। अब हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वो लूनर कैलेंडर, और हमारी जो जीवन है, धरती का जीवन है, वो कहीं ना कहीं लूनर कैलेंडर के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे अपने जीवन में हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो लूनर कैलेंडर से चलती है, और उसके कारण चांद से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है।
जी। एक चीज मैं आपको बताऊं कि पहला स्पर्श जो था एक भारतीय यंत्र का चांद पे हुआ था 2009 में, जी। जब चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब पहली बारी चांद के दक्षिणी ध्रुव पे एक रोबोटिक उसकी तरह जाके लैंड किया था, लेकिन वो क्रैश लैंड किया था क्योंकि वो क्रैश लैंडिंग बाय पर्पस थी। जी। लेकिन चंद्रयान 3 में जो लैंडिंग हुई विक्रम की, वो सॉफ्ट लैंडिंग थी। जी। लेकिन पहला स्पर्श जो था भारत के स्पर्श का चांद पे 2009 में हो गया था। जी। और वो एक स्वर्णिम दिन था भारत के लिए। तो ये एक तरह से डगमगाते कदमों के साथ साथ अब हमने स्पर्श तो कर ही लिया है, अच्छी तरह से स्पर्श कर लिया है, और उम्मीद है कि हमारा कोई यहाँ का देशवासी वहाँ पर जा करके परचम लहराएगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। बात हो रही है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की, और इस चर्चा में हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और विशेष रूप से अंतरिक्ष पत्रकारिता में संलग्न पल्लव बागला जी। पल्लव जी, अंतरिक्ष में पिछली सदी में पहले भारतीय यात्री बने थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। हालांकि ये तो एक संयुक्त मिशन था भारत और सोवियत संघ का तत्कालीन। उसके बाद से जो भारतीय कार्यक्रमों में बहुत सारी तरक्की हुई है, तो पिछली सदी को अगर आप थोड़ा सा देखें तो क्या उपलब्धियां ऐसी रही हैं जो आप महत्वपूर्ण मानते हैं और जिनसे अब का एक रोड मैप तैयार हो रहा है? देखिए, भारत का जो अपना अंतरिक्ष प्रोग्राम है वो और देशों के मुकाबले थोड़ी देर से शुरू हुआ जी। लेकिन कभी कभी देर से शुरू करने में हम आगे की छलांग जल्दी लगा सकते हैं। तो भारत का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही छोटे रॉकेट से शुरू हुआ था, साउंडिंग रॉकेट से शुरू हुआ था, और वो एक मछुआरों का गांव है तुम्बा, अरब सागर के तट पे, और वहां पे ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं, और वहां पे एक जग, उस जग के बीच से, उस नारियल के पेड़ों के बीच से तुम्बा गांव से हमारा अंतरिक्ष का प्रोग्राम शुरू हुआ। वहां से पहला रॉकेट हमने छोड़ा था, बहुत ही छोटा रॉकेट था जी, साउंडिंग रॉकेट था, उसको नाइकी अपैची रॉकेट बोला था उन्होंने। और उसके बाद से एक एक करके जो हमने कदम उठाए हैं वो ऐसे कदम हैं कि अब हमारा जो डायरेक्शन है वो ये है कि चांद और मंगल ग्रह तो हमने अपनी गिरफ्त में कर ही लिए। आने वाले टाइम में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है 2035 तक, ऐसा प्रधानमंत्री ने इसरो को निर्देश दिया है, और फिर 2040 तक पहले भारतीय को चांद पे पहुंचाने की मंशा रखी है प्रधानमंत्री ने, और इसरो उसके लिए तत्पर है जी। तो जो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था पिछली सेंचुरी में, उसमें एक के बाद एक कई उपलब्धियां हुई। पहले हमारा छोटे छोटे साउंडिंग रॉकेट थे, फिर हमारा एक SLV-3 का रॉकेट था जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लीड किया था। वो खुद एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसको सफलतापूर्वक छोड़ा गया। फिर उसके बाद एक ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आई PSLV, और उसके तुरंत बाद हमारा वर्कहॉर्स रॉकेट जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया। और PSLV जो है वो तब से लेके आज तक बहुत कामयाबी से काम कर रहा है। लेकिन हमने उसके बीच में PSLV के बाद अपना रास्ता नहीं छोड़ा, उससे भी एक भारी भरकम रॉकेट बनाया जिसका नाम मैंने दिया था बाहुबली, जिसको आजकल लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से बोला जाता है। वो बाहुबली रॉकेट बनाया और उससे ही हम अपने भारी सैटेलाइट का प्रक्षेपण करते हैं। ये सब करने के बीच में एक बार झटका लगा था भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को, जब अमेरिका के दबाव में रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया था, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने। लेकिन देखिए, जब आपको कोई चीज डिनाई होती है तो हमारे वैज्ञानिक चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने कहीं ना कहीं लगन से, मेहनत से और एकदम एकाग्रता से 20 साल लगे, लेकिन फिर क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने भारत का तैयार कर दिया। और आज सारे रॉकेट जो हैं हमारे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के, वो भारत में बने क्रायोजेनिक इंजन से छोड़े जाते हैं। हमारे पास
एंड टू एंड कैपेबिलिटी है। रॉकेट भी बना रहे हैं हम, सैटेलाइट भी बनाते हैं, और उससे आगे बढ़ के जो एप्लीकेशन का एरिया है, हर भारतीय की जिंदगी में कहीं ना कहीं अंतरिक्ष विभाग जुड़ा हुआ है। आप एटीएम से पैसे निकालने जाएं तो इसरो जुड़ जाता है। आप 2000 का नोट निकालें जेब से तो उसके पीछे मंगलयान बैठा है। जी। मछुआरे जब जाते हैं अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, वहां पे भी आपको भारतीय अंतरिक्ष विभाग उनकी मदद करता मिलता है। भारत के किसानों को देखिए, इतनी उम्दा हमारी जो फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग और साइक्लोन फोरकास्टिंग, और किसानों के लिए वो सब हमारे सैटेलाइट की मदद से है। इस वक्त हमारे पास 50 से ज्यादा अंतरिक्ष में सैटेलाइट हैं, और एशिया पैसिफिक रीजन में ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हमारा काम जो था, छोटे छोटे कदम दिए, लेकिन फिर हनुमान लीप लेके अब हम चांद की ओर एक भारतीय को भेजने की तैयारी में। बहुत अच्छी बात की है आपने कि एक हमारी नज़रों में अब चांद पर पहुंचने का एक जो मिशन है वो पूरी तरह से आकार ले रहा है। और अगर वर्तमान सदी की हम बात करें तो दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विशेष रूप से उल्लेख ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, और दूसरा स्पेस प्रोग्राम, जिसमें हमने काफ़ी तरक्की की है, वैश्विक पहचान बनाई है। और इस सदी में तो भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का सफलतापूर्वक, जैसा आपने कहा, और उल्लेखनीय विस्तार किया है। और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है हमारी, उसको अब वैश्विक परिदृश्य में बहुत गंभीरता से भी लिया जाने लगा है। उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण की तकनीक को मान्यता भी मिल रही है। तो फिलहाल अगर हम इस सदी की बात करें तो कौन सी ऐसी उपलब्धियां रही हैं जो जिन पर हम गौर कर सकते हैं और जो थोड़ा पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हमारी छलांग के लिए वो उपलब्धियां बहुत जरूरी थी? देखिए, कई तरह की उपलब्धियां हुई। आमतौर पे आम नागरिक की जहन में केवल चंद्रयान होता है, मंगलयान होता है या आदित्य होता है। ये जो हमारे साइंटिफिक मिशन या वैज्ञानिक खोज के जो मिशन है, जो लोगों की नजरों के सामने आते हैं, जी वही आते हैं लोगों की नजरों के सामने। लेकिन इसरो जो है वो ब्रेड एंड बटर की मिशन जो है बहुत कामयाबी से करता आया है। हमने कुछ साल पहले एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट छोड़े। जी जी। वो उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इतना बड़ा देश है हमारा, इसमें कहीं ना कहीं सब भारतीयों को 1.4 बिलियन पीपल को कम्युनिकेट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो चाहिए, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दी। जब कारगिल के युद्ध के दौरान हमको जीपीएस या नेविगेशन डिनाई हुआ था, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसरो को हिदायत दी थी कि आप अपना जीपीएस का एक सिस्टम बनाओ। तो इसरो ने नाविक बनाया, जिसको कि भारतीय या स्वदेशी जीपीएस बोलते हैं। बहुत ही उम्दा सिस्टम है, और वो हमारी स्ट्रैटेजिक एजेंसीज के यूज में बहुत काम आता है। उसी के साथ साथ देखिए, हमारे पास पूर्व में और उत्तर में दो बड़े हॉस्टाइल नेबर हैं, पाकिस्तान और एक चीन। लेकिन हमको उन पे दोनों पे बड़ी पैनी नजर रखनी होती है। पैनी नजर कैसे रखी जाए, उसके लिए जो सैटेलाइट चाहिए अर्थ इमेजिंग के, वो सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाए। दिन और रात बादल हो या पानी बरस रहा हो, तब भी पैनी नजर रखने की जरूरत होती है दुश्मन पे। वो भारत के रडार सैट करते हैं, और उसी के साथ जो हमारे कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट हैं, वो 30 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन से आजकल फोटो दे देते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि कितनी गाड़ियां खड़ी हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निवास पे, उसका काउंट हमारे अंतरिक्ष के सैटेलाइट ऑटोमेटिक दे सकते हैं। और उसका उपयोग भारतीय रक्षा एजेंसी बहुत भरपूर तरीके से भारत की सुरक्षा में कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसरो देखिए, एक तो हर भारतीय के जीवन से जुड़ा है, और कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस के लिए, हमारे अपने प्रोटेक्शन के लिए जो भी करने की जरूरत है, वो भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बहुत ही मेहनत और लगन से किया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इसरो के अंदर बहुत जाता हूं, और एक इसकी खासियत, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो,
वो बड़े लगन से काम करता है। और इसरो के अंदर जाके देखने में एक बड़ी शानदार चीज होती है कि भारतीय महिलाएं इतनी तत्परता से और इतने बराबरी से काम करती हैं कि वो देख के बड़ा आनंद आता है। जी। और ये सब मिल के जब काम करते हैं तभी भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में और जगह पे लहराता है। जी। यह प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स 111। पल्लव बागला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्पेस जर्नलिज्म में आपकी गहरी दिलचस्पी है। पल्लव जी, चंद्र अभियान के बाद अब हमारी नज़रें जो हैं सूर्य और मंगल के नवीनतम अभियानों पर भी हैं, और साथ ही साथ हम अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं उस भारत अमेरिका के संयुक्त अभियान की, जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री का प्रवेश होगा। तो इस बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या हो सकता है? कुछ साल पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि अब भारत अपना गगनयान प्रोग्राम करेगा, जिससे एक भारतीय को भारतीय रॉकेट से भारत की धरती से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जी। वो 10,000 करोड़ का भारत का सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रोग्राम है और वो अपनी जगह चल रहा है। जी। और ऐसी उम्मीद है कि 2026 में कभी न कभी अगर सारे टेस्ट पूरे हो गए तो एक भारतीय को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेज के वापस लाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मुलाकात की थी उन्होंने, तब दोनों ने मिल के ऐलान किया था कि एक भारतीय को अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा जाएगा। जी। अंतरिक्ष स्टेशन वो जगह है, एक फुटबॉल फील्ड के साइज का एक लेबोरेटरी है जो धरती से करीबन 400 किलोमीटर ऊपर उड़ता है और वो धरती के चक्कर काटता है, और पिछले 25 साल से वहां पे परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस रही है। और इस वक्त भी भारतीय मूल की एक एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो नासा में काम करती हैं, वो इस वक्त भी अंतरिक्ष स्टेशन पे हैं। वो अंतरिक्ष में भेजने के लिए नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है ये। जी। उसको एक्सियम 4 के मिशन पे स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन की सहायता से अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा जाएगा। जी। और 2 एस्ट्रोनॉट का चयन किया गया है और वो दोनों एस्ट्रोनॉट इस वक्त अमेरिका में ट्रेनिंग उनकी चल रही है। जी। और उम्मीद है कि 2025 के तीसरे या चौथे क्वार्टर में ये मिशन को अंजाम दिया जाए। अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है और उसके लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को आइडेंटिफाई किया गया है एज दी प्राइम एस्ट्रोनॉट, और उनके साथ साथ ग्रुप कैप्टन नायर हैं, उनको स्टैंड बाय में रखा जाएगा। जी। तो जो 1984 में हमारे एस्ट्रोनॉट या जिसको कभी कॉस्मोनॉट भी बोलते हैं, राकेश शर्मा जी ने किया था रूस के साथ, अब 2025 में भारत और अमेरिका साझा रूप से पहले एस्ट्रोनॉट को, और हम एस्ट्रोनॉट इंडिया में नहीं बोलते, उनको गगन यात्री बोलते हैं। जी। जी। तो हमारा पहला गगन यात्री 1984 के बाद उम्मीद है अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा गगनयान का जो प्रोग्राम है अपना, जिससे कि हम अपने ही रॉकेट से अपने ही क्रू मॉड्यूल से अंतरिक्ष में भेजेंगे, उसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। जी। और मैं कई बार देख के आया हूँ, इसरो उस पर बहुत मेहनत से लगा है। हमारा रॉकेट जो है जिससे छोड़ा जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको की ह्यूमन रेटिंग करनी है, वो काम पूरा हो गया है। अब भारतीय क्रू मॉड्यूल जो है उसको तैयार किया जा रहा है। और ये जो अमेरिका के साथ साझा रूप से हमारा अंतरिक्ष यात्री जाएगा या गगन यात्री जाएगा, उसको अक्सर मैं मिशन आकाश गंगा बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आकाश गंगा हमारी बड़ी प्रिय है और गंगा भी हमारे लिए बहुत प्यारी है। तो मिशन आकाश गंगा से हो सकता है, देखिए, ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष में जाएं और फिर उनसे पूछा जाए तो वहाँ से वो जवाब दें कि भारत कैसा दिखता है, तब वो कहें सारे जहां से अच्छा। जी। और वो कहें 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया और देशों से और अच्छा दिखता है। जी। 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 आपने जो एक अनुमान लगाया और जिस तरफ सबकी नज़रें लगी हुई हैं, हम आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरा होगा। पल्लव जी, अभी आपने सुनीता विलियम्स की बात की थी,
बोइंग स्टार लाइनर तो सफलतापूर्वक धरती पर वापस आ गया है, सुनीता विलियम्स और जो 2 अंतरिक्ष यात्री थे उनके बिना। तो क्या नासा ने अतिरिक्त सावधानी बरती है या ये आवश्यक था, और हमें इससे क्या सीख लेने की आवश्यकता है? देखिए, भारतीय मूल की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जिसको कि भारत अपनी बेटी मानता है, वो अंतरिक्ष में गई थी बोइंग के स्टार लाइनर से 5 जून को जी। और उनका 8 दिन का मिशन था। लेकिन जब वो अंतरिक्ष स्टेशन पे गई बोइंग स्टार लाइनर से, वो एक टेस्ट फ्लाइट थी और पहली बारी में कोई एस्ट्रोनॉट जा रहे थे। उसमें थोड़ी सी खराबी हुई, कुछ हीलियम लीक हुए, कुछ थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम आया। तो उसके बाद नासा ने 2 महीने तक टेस्टिंग करी और फिर उन्होंने कहा नासा ने कि ये जोखिम नहीं लिया जा सकता कि वापसी में एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को बोइंग स्टार लाइनर से लौटाया जाए। तो नासा ने कहा कि बोइंग स्टार लाइनर अपने ऑटोनोमस तरीके से अंतरिक्ष से लौटेगा और हाल ही में बड़े सफलतापूर्वक वो बोइंग स्टार लाइनर अमेरिका के व्हाइट सैंड फैसिलिटी जो न्यू मैक्सिको में है वहां पे लैंड कर गया और अब उसकी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन हाँ, वो लौटा एस्ट्रोनॉट के बगैर जी। तो अभी अंतरिक्ष स्टेशन पे भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन पे हैं और जो उनका 8 दिन का मिशन था वो अब 8 महीने का हो गया है और फरवरी 2025 में उम्मीद है कि स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन से वो वापस धरती पे आएंगी। और जब स्टार लाइनर वापस आ रहा था उस दिन भी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने किसी को हैप्पी बर्थडे बोला था अंतरिक्ष से। तो ऐसा लगता है कि वो वहां पे खुश हैं और जाने के पहले भी उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में घुसते हुए डांस करते हुए गई थी और बहुत वेटरन एस्ट्रोनॉट हैं वो जी। बहुत एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं जिनको अंतरिक्ष में रहना अच्छा लगता है। जैसे हमको और आपको वार्ता करना अच्छा लगता है वैसे ही उनको एस्ट्रोनॉट है, उनकी सारी जिंदगी की ट्रेनिंग इसीलिए होती है। तो जरूर लौटेंगी वापस वो, मुझे ऐसी उम्मीद है और सारी चीज सफलतापूर्वक होगी। लेकिन नासा रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब कोई त्रुटि हुई है बोइंग स्टार लाइनर में तो ऐसा क्यों करो, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव है तो उससे आ जाएंगे। लेकिन हमको इससे सीख जरूर लेने की जरूरत है कि जब हमारा गगनयान जाएगा जी, तब हम ऐसी तैयारी करें कि पूरी तत्परता से हम एस्ट्रोनॉट भेजें और बहुत सफलतापूर्वक उसको वापस लाने की तैयारी रखें। और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है इसरो, आराम से बड़ी मेहनत से लगन से लगे हुए हैं। और अगर जब होगा तब भी देखिए भारत अपने बलबूते पे करने वाला केवल चौथा देश होगा। अभी तक रूस या सोवियत यूनियन ने, अमेरिका ने और चीन ने अपने बलबूते पे एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा है जी। और 2003 में लास्ट चीन ने किया था, उसके बाद किसी और देश ने ये अटेम्प्ट नहीं किया है जी। तो भारत करेगा तो चौथा देश बनेगा और बहुत ही शानदार दिन होगा भारत के लिए जब भारत का गगनयात्री अंतरिक्ष में जाके वापस धरती पे लौटेगा और भारत के रॉकेट से जाएगा, ना कि अमेरिका के रॉकेट। जी जी। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 का ये प्रोग्राम आपने ट्यून किया है और आप सुन रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों, प्रगति और चुनौतियों पर एक रोचक चर्चा, जिसमें बात हो रही है पल्लव बागला जी से, जो एक जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट हैं। पल्लव जी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और हमारा जो प्रतिष्ठान है इसरो, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के विजन की बात होती है तो साथ ही साथ कुछ उनके इंस्पिरेशन के आधार पर जो स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं उनकी बात भी आ जाती है। तो आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स जो भारतीय हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी भारतीय स्टार्टअप्स की बात की और कुछ ही साल पहले अभी तक जो भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम था वो केवल सरकार के हाथ में था, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के हाथ में था। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रोग्राम को भारत के प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स के लिए टेक्नोलॉजी इजाफा करने के लिए खोला।
जी। और इस वक्त 100 से अधिक स्टार्टअप हैं जो कि अपना काम बड़े लगन से कर रहे हैं। उनमें कुछ स्टार्टअप हैं जो कि रॉकेट बना रहे हैं, कुछ स्टार्टअप हैं जो कि सैटेलाइट बना रहे हैं और कुछ स्टार्टअप हैं जो कि अपने एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। जी। तो इस तरह के स्टार्टअप ढेर सारे हैं, बंगलौर में हैं, हैदराबाद में हैं और कुछ कलकत्ते में हैं। और इनमें से अगर चुना जाए तो जो रॉकेट बना रहे हैं उनमें एक स्टार्टअप है स्काईरूट और एक स्टार्टअप है अग्निकूल। दोनों ने अपने अपने रॉकेट का, छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है, पहला कदम है। और उसी तरह से कुछ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। हाल में एक पिक्सल नाम की कंपनी है, उसको तो नासा ने भी छोटे सैटेलाइट बनाने के लिए सफलतापूर्वक चुना है। और उसी तरह से एप्लीकेशन की साइड में भी ढेर सारे स्टार्टअप हैं जो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। उनमें से एक है गैलेक्साई करके, उसको भी प्रधानमंत्री ने चयन किया था और उनके संग भी काम हो रहा है। अभी पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने उसी स्टार्टअप के कुछ सदस्यों से भी बात की, गैलेक्साई। जी, थोड़ा सा अंश गैलेक्साई के जो IIT मद्रास के छात्र हैं और उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री से प्यार से बातचीत की, थोड़ा अंश वो भी सुना दी। जी जरूर। अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी होती है कि IIT मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है। यही वजह है कि आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया और मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूँ। इस बारे में बताइए। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। जी, मेरा नाम सुयश है। हम लोग सब लोग साथ में IIT मद्रास में मिले। वहीं पर हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग ईयर्स में थे अपने इंजीनियरिंग के। और उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि एक हाइपरलूप नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे। उसी दौरान हमने एक टीम की शुरुआत की, उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए। उस साल हम एशिया की इकलौती टीम थी जो वहां गई और हमारे देश का जो झंडा है उसको हमने फहराया। और हम टॉप 20 टीम्स में से थे जो आउट ऑफ अराउंड 1500 टीम्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए, आगे सुनने से पहले इसके लिए तो बधाई दे दूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी उपलब्धि के दौरान हम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हुई और इस तरीके के कठिन प्रोजेक्ट्स और टफ प्रोजेक्ट्स को करने का कॉन्फिडेंस भी आया। और उसी दौरान स्पेसएक्स को देख के और स्पेस में जो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइवेटाइजेशन को, जो 2020 में एक लैंडमार्क डिसीजन भी आया, उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइटेड थे। और मैं रक्षित को इनवाइट करना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसका फायदा क्या है। जी, तो मेरा नाम रक्षित है और हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं। और ये जो डेटा हमें आएगा इसका उपयोग हम 2 क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना, एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो अभी हमने सुना किस तरह से युवा शक्ति है भारत की, वो किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए, उसे सार्थक बनाने के लिए। ये जो भारतीय मेधा है पल्लव जी, ये भारत की प्रगति और श्रेष्ठता को सिद्ध करने में सहायक हो सकती है और विश्व गुरु की संकल्पना सिद्धि के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 का जो विजन है उसको हम सबके सामने रखा है और जो भारत की ये तकनीकी शक्ति है वो किस प्रकार के साथ धरा के साथ साथ अंतरिक्ष में भी हमारी उपलब्धियों को समृद्ध कर सकती है और किस प्रकार से एक मजबूत और संपन्न श्रेष्ठ भारत का स्वप्न जो है वो साकार हो सकता है। एक बात मैं कहूंगा, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसका भारत के विकसित भारत प्रोग्राम में बड़ा अहम रोल रहेगा जी। अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी को हर भारतीय के जीवन में कहीं न कहीं जोड़ना पड़ेगा और वो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जोड़ने में लग रही है कहीं पे भी हो। देखिए, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने
कितनी जानें बचाई हैं उसका कोई अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है जी। अगर आप पिछले सेंचुरी में जाएं 1970 के दशक में, तब एक साइक्लोन आया था भारत की बंगाल की खाड़ी में और उसमें 3 लाख लोगों की मौत हुई। तब भारत के पास अपने सैटेलाइट नहीं थे, साइक्लोन फोरकास्टिंग नहीं होती थी, और अब जब भारत के अपने सैटेलाइट आ गए और सटीक साइक्लोन फोरकास्टिंग होती है, तो हमारे यहाँ जो 3 लाख जाने गई थी उससे घट के आज डबल डिजिट में हो गया है। तो इतनी जानें बचाने में भारत के सैटेलाइट ने अपना एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और आने वाले टाइम में भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी भारत के विकसित भारत बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। तो भारत के पास इस वक्त 50 से ज्यादा सैटेलाइट हैं अंतरिक्ष में। हमारे पास अपने रॉकेट हैं, 3 रॉकेट हो गए हैं बड़े, एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और एक अभी हाल में डेवलप किया हुआ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे इस वक्त भारत तैयार है दुनिया के लॉन्च व्हीकल मार्केट और दुनिया की अंतरिक्ष कॉमर्स में पूरा जुड़ने की। जी। तो भारत के लिए तो फायदा है ही, लेकिन उससे भारत को मुनाफा भी बहुत हो सकता है जी। और उसमें भारत के स्टार्टअप्स का भी बहुत अहम रोल रहेगा। हाँ, अभी हमको जरूरत है एक लायबिलिटी के पॉलिसी की और एक स्पेस लॉ की। वो कहीं ना कहीं दोनों तैयार की जा रही हैं, और जैसे ही वो पास हो जाएंगी तो हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके भारत को अंतरिक्ष में और दूर तक ले जाएगा। तो इस वक्त देखिए हमारा अपना सैटेलाइट चांद की चंद्रयान पे गया, भारत का एम्बेसडर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चांद की दक्षिणी ध्रुव पे आज भी मौजूद हैं, और उसी तरह से हमारा आदित्य सैटेलाइट वो भी पैनी नजर रखे हुए है सूरज पे, और सूरज के बगैर तो जिंदगी चली नहीं सकती धरती पे, और कहीं ना कहीं वो एक अंतरिक्ष से सूर्य नमस्कार कर रहा है सूरज के लिए। और भारत के आने वाले टाइम पे एक अपना चांद से सैंपल रिटर्न मिशन की तैयारी कर रहे हैं हम, और उसके साथ साथ वीनस की ओर भी रुख करा जा रहा है। तो बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। तो भारत के लिए तो ये एक स्वर्णिम टाइम है, और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के लिए तो मैं उसको अक्सर कहता आया हूँ, वो तो क्राउन ज्वेल है भारत का, वो हमारा कोहिनूर है और वो भारत को उसी तरह से चमकाएगा। जी पल्लव जी, अंतरिक्ष तो अनंत है और बातचीत का सिलसिला भी बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम समय की सीमा से बंधे हुए हैं, और आपके साथ इतनी रोचक बात हुई और इतनी ज्ञानवर्धक बात हुई कि हमें पता ही नहीं चला कि कब इतना समय निकल गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये तो आकाशवाणी है, और थोड़े दिन में भारत जो है वो अंतरिक्ष वाणी भी चलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव बागला जी। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे पल्लव बागला जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्पेस जर्नलिज्म में आपकी गहरी दिलचस्पी है। आज हम इस कार्यक्रम में यात्रा पर थे अनंत ब्रह्मांड की। अभी इस यात्रा में एक सुखद पड़ाव आया है और हमने चांद के घर की डोरबेल बजा दी है। अब हमारे वैज्ञानिक उस समय की प्रतीक्षा और योजना में व्यस्त हैं जब अपने खगोलीय मामा से मिलने देश का कोई युवा वहां पहुंचेगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के आने वाले अवसरों पर हमारी उपलब्धियों की सूची में नई प्रविष्टि होती रहे, इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के इस अंक से अब है विदा का समय। इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराइएगा। ये कार्यक्रम आप मन की बात के प्रसारण वाले रविवार के अतिरिक्त हर रविवार को इसी समय इसी चैनल पर सुनते हैं। अगले अंक में प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में उठाए गए किसी अन्य विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार।